तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि जो मेरा जो रोड है, ये जो रोड है इसको इंक्लाइन कर दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस, सपोज एट एन एंगल थीटा। तो बैंकिंग करने से क्या फायदा होता है? आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है आप जानते हैं हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है मेरा वो इस जो बैंक्ड सरफेस है या जो रोड है इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हुआ कि इसके पास एक कंपोनेंट हो जाएगा इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहते हैं तो आपका नॉर्मल रिएक्शन सीधा ऊपर होता है, एन ऊपर होता है, इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं होता है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है मेरे सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने में कोई मदद मेरी नहीं करता है। सारा का सारा लोड जो है वो बेचारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे ही आ जाता है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस में। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने अपने सरफेस को थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन कर दिया तो अब क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी आपका क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर लगना है सरफेस के, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर हो गया। अब क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इधर हो गया है तो इसके पास एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स सेंटर, और ये जो कंपोनेंट है वो आपको mv²/r वाला फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। कि अब क्या हुआ कि मुझे फ्रिक्शन की तरफ मुंह उठाकर देखना भी नहीं है, मैं फ्रिक्शन को बुलाऊंगा भी नहीं, बोलूंगा तुम छोड़ो, तुम अपने घर ही रहो, मेरे पास अपना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया है, ये मेरी मदद कर रहा है। इसका एक कंपोनेंट जो है वो मुझे v²/r एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है और मैं आराम से चुपचाप बिना तुम्हारे फ्रिक्शन की मदद के मैं सर्कुलर पाथ में अब घूम सकता हूं। तो ये फायदा हुआ कि अगर मैं अपने रोड को इंक्लाइन कर देता हूं, एंड दिस इंक्लिनेशन ऑफ रोड इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो किस वेलोसिटी से मुझे मूव करना पड़ेगा ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत मुझे ना पड़े। तो ये मान लीजिए मेरा एक बैंक्ड रोड है और ये एंगल थीटा है और ये कार है, मेरा वेट mg उसका है, तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो इसको मैं mg लिख देता हूं, और ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। और बस इसमें अब देखिए सिर्फ दो फोर्स ही लग रहा है क्योंकि अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने कंसिडर ही नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन ही है ये सफिशिएंट है मुझे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना लिया। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस रेफरेंस चूज करना पड़ता है। तो मैं रेफरेंस एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लेता हूं, यानी वर्टिकल मेरा ऊपर की ओर और ये हॉरिजॉन्टल, इन दो डायरेक्शन में मैं इन दो फोर्स को रिजॉल्व करता हूं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, ये n है, इसका कंपोनेंट ये एंगल थीटा है, तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। इस डायरेक्शन में देखिए ये एंगल थीटा है, इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्यों है? क्योंकि अगर आप बैंक्ड रोड पे मूव कर रहे हैं तो आपकी हाइट अगर इनिशियली सपोज 100 मीटर थी, आप 2 चक्कर 4 चक्कर कुछ भी लगा लेंगे, आपकी हाइट 100 की 100 ही रहेगी। तो आपका जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसलिए n cos थीटा इक्वल टू mg। और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, जिस डायरेक्शन में मुझे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन चाहिए, उसमें क्या कंपोनेंट होगा, n sin थीटा होगा। और क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg का तो कोई कंपोनेंट हो नहीं सकता, n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। अब इसको आप डिवाइड कर दें sin थीटा बाई cos थीटा वाले टर्म को, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपका थीटा एंगल से अगर आपने बैंकिंग कर रखा है तो आपकी वेलोसिटी v=rg टाइम्स tan थीटा से अगर आप मूव करेंगे तो आप आराम से बिना फ्रिक्शन का यूज किए हुए आप सर्कुलर पाथ में टर्न कर सकते हैं। यहां पर इस डायग्राम में देखिए मुझे फ्रिक्शन को लगाने का कोई नेसेसिटी नहीं था और मैंने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन और mg इन दो फोर्सेस का यूज करके मैं इस वेलोसिटी से √rg tan थीटा से सर्कुलर पाथ में टर्न कर सकता हूं। अब इन दो इक्वेशन से अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताओ तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू m टाइम्स √v²/r होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर।
आप इन दो इक्वेशन से n फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर दें तो n इज इक्वल टू m टाइम्स दिस अंडर रूट v स्क्वायर बाई r होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो ये देखिए ये v है क्या, v वो पर्टिकुलर एक ऑप्टिमम वेलोसिटी है, ऑप्टिमम स्पीड है कि अगर आप उस स्पीड से मूव करेंगे तो आपको बिना किसी फ्रिक्शन के आप सर्कुलर पाथ पे टर्न कर सकते हैं। इस ऑप्टिमम स्पीड को मैंने v नॉट नाम दे दिया। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि ये जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन लिख रहा हूं तो मैंने n cos थीटा इक्वल टू mg क्यों लिख दिया, क्योंकि उनके माइंड में एक बैठा होता है कि जब मोशन अलोंग इंक्लाइन होता है तो उनके माइंड में रहता है कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा लिख दो। ये कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, तो उनको स्ट्राइक करता है कि ये भी तो एक इंक्लाइन सरफेस है और मैं ये n cos थीटा इक्वल टू mg क्यों लिख रहा हूं और इंक्लाइन मोशन वाले में मैं n इज इक्वल टू mg cos थीटा क्यों लिखता हूं। तो इस कंफ्यूजन को मैं पहले दूर करता हूं। का जब मोशन ऑन बैंक रोड हो रहा है तो मैंने जो अपना कैलकुलेशन किया वो इस रेफरेंस एक्सिस के अलोंग किया। मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में n का कंपोनेंट निकाला तो वो क्या था n cos थीटा, उसको इक्वेट कर दिया mg से तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg आ गया। जब आप मोशन अलोंग इंक्लाइंड की बात करते हैं तो देखिए दोनों मोशन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मोशन अलोंग इंक्लाइंड में क्या है कि आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है तो आप ये वाला जो एक्सिस है उसको यूज करके आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से इस बात को समझिए कि जब मैं मोशन ऑन बैंक रोड कर रहा हूं, एक सर्कुलर मेरा ट्रैक है बैंक किया हुआ, तो मेरा जो वर्टिकल हाइट है फ्रॉम मीन सी लेवल या कहीं से भी वो इनिशियली अगर 100 मीटर था तो मैं 4 चक्कर उस ट्रैक के लगा लूं तो भी मेरी हाइट जो है 100 मीटर ही रहेगी। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मेरा इक्विलिब्रियम है, इसलिए मैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg लिख सकता हूं। लेकिन अगर आप अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या है कि मोशन अलोंग इंक्लाइंड हो रहा है तो आप ऊपर से जैसे ही नीचे आ रहे हैं तो क्या है आपकी हाइट अगर यहां पे 10 मीटर थी, यहां पर आकर आपकी हाइट 5 मीटर हो जा रही है, तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है। इसीलिए इस मोशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपना जो रेफरेंस एक्सिस है अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जब मैं लूंगा तो ये मेरा n फोर्स है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और इसका ये mg का कंपोनेंट को ये बैलेंस कर रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कोई मोशन नहीं होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि ये मेरा mg फोर्स है, इसमें भी ये मेरा mg फोर्स है और इस mg का एक कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में जिसके कारण g sin थीटा ये एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड, डाउन द इंक्लाइन। तो देखिए दोनों मोशन को आप कंपेयर करिए। इस वाले मोशन में, मोशन अलोंग इंक्लाइन में क्या हो रहा है कि आप डाउन द इंक्लाइन आ रहे हैं g sin थीटा से और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जो है आपका कोई मोशन नहीं है, इसलिए मैं n इज इक्वल टू mg cos थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसलिए मैंने n cos थीटा इज इक्वल टू mg लिख दिया। अब आपके माइंड में दूसरा ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मोशन ऑन बैंक्ड रोड है इसको मैंने, ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को चूज करके मैंने इक्वेशन को लिखा और इसको सॉल्व किया कि tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, तो मैं इसमें ये वाला एक्सिस क्यों नहीं चूज कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, चॉइस ऑफ रेफरेंस एक्सिस ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है। आप कौन से रेफरेंस एक्सिस को चूज करते हैं ये एक मैथमेटिकल डिसीजन है और इससे आपके फिजिकल एस्पेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। मैं जनरली उसी एक्सिस को चूज करता हूं जिससे मेरा इक्वेशन जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो। लेकिन आप मोशन ऑन बैंक रोड की जब बात कर रहे हैं तो आप इस रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस जो अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन उसको भी आप यूज कर सकते हैं और उसको भी यूज करेंगे तो एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन आएगा। अब अगर मेरा रेफरेंस एक्सिस इस तरह का हो गया, अलोंग द इंक्लाइन कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? अलोंग द इंक्लाइन सिर्फ mg फोर्स का कंपोनेंट है और वो क्या है mg sin थीटा। वो क्यों है? क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन तो नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होता है तो उसका तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू वो क्या होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई r और इसका कंपोनेंट अगर आप अलोंग द इंक्लाइन लेंगे तो वो हो जाएगा v स्क्वायर बाई r cos थीटा।
तो इसलिए मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा। मैंने अब सेम मोशन ऑन बैंक्ड रोड को रेफरेंस एक्सिस मेरा अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कर दिया है। अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास एक फोर्स है mg, उसका कंपोनेंट mg sin थीटा। दिस विल बी इक्वल टू ये जो मेरा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई आर, उसका मैं कंपोनेंट लूं इस डायरेक्शन में तो वो होगा v स्क्वायर बाई आर cos थीटा। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। तो आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो देखिए दोनों मेथड से फर्स्ट रेफरेंस एक्सिस से भी मुझे सेम आया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। इससे भी मैंने सॉल्व कर दिया, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। तो ये तो हुआ अलोंग द इंक्लाइन का इक्वेशन। अगर मैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लिखूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन देखिए n फोर्स है ऊपर की ओर, उसमें एक ये mg का कंपोनेंट है तो n माइनस mg cos थीटा हो गया। दिस विल बी इक्वल टू ये जो v स्क्वायर बाई आर है इसका एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का हो रहा है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg का जो कंपोनेंट है माइनस mg cos थीटा। दिस विल बी इक्वल टू m टाइम्स ये जो एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाई आर, इसका एक कंपोनेंट होगा ऊपर की ओर तो v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो ये इक्वेशन देखिए आ गया n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। और जब हम लोग मोशन अलोंग द इंक्लाइन वाला जो बात करते थे, जो जनरली आप लोग सॉल्व करते थे, उसमें हम लोग n इज इक्वल टू mg cos थीटा इसलिए लिख देते थे क्योंकि उसमें ये जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है वो जीरो होता था। क्यों जीरो होता था, क्योंकि उसमें कोई सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात ही नहीं होती थी, सीधा मोशन डाउन द इंक्लाइन ऐसे हो रहा था। तो इसलिए ये इक्वेशन हो गया n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। आप tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो n की वही वैल्यू आएगी जो मैंने इस मेथड से फाइंड किया था, n इज इक्वल टू m टाइम्स v स्क्वायर बाई आर होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। मैं इस और इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि सिंपल ये ट्रिगोनोमेट्री है। अब इस वाले इक्वेशन में mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा में आप tan थीटा की वैल्यू डालेंगे तो यहां से आप ये आ जाएंगे। तो अभी मैंने शो किया कि आप रेफरेंस एक्सिस को ऐसे बनाएं या रेफरेंस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बनाएं। आपका ये इक्वेशन tan थीटा की वैल्यू, ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू दोनों सेम आएगी और आना ही है क्योंकि फिजिकल सेटिंग तो एक ही है ना। रेफरेंस एक्सिस में कुछ भी चूज करूं, रेफरेंस एक्सिस तो मैथमेटिशियंस कुछ भी चूज कर लें, उससे कोई फिजिकल सेटिंग में तो फर्क पड़ना नहीं है। कि सपोज आपका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है इस v नॉट से ज्यादा है तब क्या होगा, तब क्या स्किडिंग होने लगेगी? नहीं, तब भी स्किडिंग नहीं होगी। कि अगर आपका स्पीड मान लीजिए इस v नॉट से ज्यादा है तो क्या स्किडिंग की टेंडेंसी होगी टुवर्ड्स आउटसाइड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स अप। लेकिन जैसे ही स्किडिंग की टेंडेंसी होगी टुवर्ड्स अप, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs आ जाएगा। और वो देखिए क्यों आएगा, क्योंकि स्किडिंग की टेंडेंसी क्यों हो रही है, आपकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो अगर v नॉट से ज्यादा होगा तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या बोलेगा कि जब तक तुम्हारी वेलोसिटी, जब तक तुम्हारा स्पीड तो इतना था, मैं तो तुम्हारे लिए सेंट्रीपेटल फोर्स आराम से दे रहा था, अब तुम बदमाशी करने लगे, अब तुम अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो, तो मेरे लिमिट से तो ये बाहर की बात है, अब मैं तुम्हें सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं दूंगा, अब तुम स्किड करो, मरो, जो करना है करो। तो जैसे स्किड करने की टेंडेंसी होगी टुवर्ड्स आउटसाइड, टुवर्ड्स ग्रेटर रेडियस, फ्रिक्शन आ जाएगा, बोलेगा रुको रुको, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पिक्चर में आ जाता हूं। और ये आकर क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की ओर डाउन द इंक्लाइन लगेगा। डाउन द इंक्लाइन क्यों लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी है टू स्किड अपवर्ड। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लग रहा है उसका एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट की मदद करने आ जाएगा। यानी कि स्किडिंग इसलिए हो रही थी कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं था, तो जैसे ही स्किडिंग होने की टेंडेंसी हुई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs आ गया और वो बोला घबराओ नहीं,
मैं अभी जिंदा हूं, मेरे रहते अभी कोई स्किडिंग नहीं करेगा, बस मेरा एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और उसका जो कंपोनेंट है वो तुम्हें सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये हुआ केस अगर आपका v इज ग्रेटर देन v नॉट। इसी का ठीक उल्टा देखिए, अगर आपकी स्पीड जो है वो लेस देन v नॉट है, तो अगर आप लेस देन v नॉट पे हैं और आप इस तरह के इंक्लाइंड सरफेस पे हैं तो नेचुरली टेंडेंसी होगी कि आप स्लाइडिंग डाउनवर्ड करेंगे। क्यों करेंगे डाउनवर्ड स्लाइड? क्योंकि आपके पास देखिए ये वाला जो mg है, इस mg का कंपोनेंट अभी थोड़ा सा डोमिनेट करने लगा। mg का कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा है, डाउनवर्ड स्लाइडिंग हो रही है, तो फिर फ्रिक्शन कूद पड़ेगा, बोलेगा रुको मैं नहीं स्लाइड करने दूंगा, मैं एक ऊपर की ओर फोर्स लगाऊंगा और इस फोर्स जो ऊपर की ओर लगेगा उसका एक कंपोनेंट होगा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r दे देगा। तो अभी मैं इन सारी चीजों को जो मैं क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, मैं इसका इक्वेशन भी लिखूंगा। तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका स्पीड इस v नॉट के बराबर है तब तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जो आपका स्पीड है इस v नॉट से कुछ ज्यादा हो जाता है तो फ्रिक्शन आ जाएगा, या अगर इस v नॉट से कुछ कम हो जाता है तो भी फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन कितना ज्यादा कितना कम उसका भी तो कोई लिमिट होगा ना। ये फ्रिक्शन भी तो कोई बिल्कुल अपने आप में कोई सुपरमैन और ही मैन तो है नहीं। ये भी बोलेगा कि ठीक है थोड़ा सा ज्यादा हो गए और कुछ ज्यादा हो गए तो मैं टॉलरेट कर लूंगा, मैं तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड mv²/r फोर्स है वो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर तुम बिल्कुल ही ज्यादा हो जाओगे, 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लोगे, तो ये फ्रिक्शन भी जवाब दे देगा। ये भी बोलेगा छोड़ो भाई तुम अब स्किड ही कर लो, अब मेरे बूते की बात नहीं है, मेरे लिमिट से तुम बाहर जा रहे हो। तो उसका भी एक लिमिट होता है कि कितना मैक्सिमम स्पीड आप बढ़ा सकते हैं विदाउट स्किडिंग और कितना स्पीड आप डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट स्किडिंग। तो वो सब मैं अभी फाइंड करूंगा। है कि अगर मेरा स्पीड सपोज v जो है वो v नॉट इस ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा है तो क्या होगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर एक स्पीड आपका ज्यादा है तो एक स्किडिंग टेंडेंसी बाहर की ओर होगी। उस स्किडिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड द इंक्लाइन एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs आ गया और ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्यों स्टैटिक होगा? सेम रीजन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ दिस कार लिखता हूं। तो पहले अपना रेफरेंस एक्सिस चूज करूं। तो रेफरेंस एक्सिस जो मैंने ये वाला अभी चूज किया था अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इसी एक्सिस को आप रहने दीजिए। इस एक्सिस से फायदा क्या होता है वो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन लिखता हूं। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो फ्रिक्शन के रहने या ना रहने से होता था। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो अलोंग द इंक्लाइन लगेगा, अलोंग द सरफेस लगेगा। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन जो है मेरा n इक्वल टू n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r sin थीटा, यानी ये इक्वेशन रहेगा ही। अब मैं अलोंग द इंक्लाइन आ जाता हूं। अलोंग द इंक्लाइन क्या होगा? पहले तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs है इस डायरेक्शन में, प्लस एक mg का कंपोनेंट है प्लस mg sin थीटा है। एंड ये दोनों फोर्स मिलकर क्या दे रहा है? जो मुझे रिक्वायर्ड v²/r है उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस फोर्स Fs प्लस mg sin थीटा इक्वल टू mv²/r cos थीटा। मैंने अलोंग द इंक्लाइन इक्वेशन लिखा, तो ये मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसको मैंने Fs लिखा, प्लस इस mg का एक कंपोनेंट है दैट इज mg sin थीटा। ये दोनों फोर्स मिलकर मुझे इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन दे रहा है। वो एक्सेलरेशन क्या है? इस v²/r का कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। तो ये एंगल थीटा है, तो दिस विल बी इक्वल टू mv²/r cos थीटा। तो ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इक्वेशन, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अननोन है, एक में नॉर्मल रिएक्शन अननोन है। बाकी mg और v² थीटा सब कुछ तो आपके पास मालूम है ही। तो आपके पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आप Fs को भी सॉल्व कर सकते हैं और n को भी सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो मैंने रेफरेंस एक्सिस ऐसे लिया था, इससे मेरा क्या फायदा हुआ? इससे फायदा मेरा ये हुआ
कि मुझे जो दो इक्वेशन मिले हैं, दोनों इक्वेशन में पहले इक्वेशन में भी एक अननोन है, एक अननोन मेरा क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मेरा अननोन है। दूसरे इक्वेशन में भी नॉर्मल रिएक्शन अननोन है, n है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है मेरा, ये सिंपल इक्वेशन हो गया। मैं इस इक्वेशन से Fs को लिख सकता हूं, Fs को mv²r cos थीटा माइनस mg sin थीटा लिख सकता हूं। और ये इक्वेशन से क्या है, नॉर्मल रिएक्शन तो मेरा दिया ही हुआ है, mg cos थीटा प्लस mv²r sin थीटा। अगर आप रेफरेंस एक्सिस अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं तो भी आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन जरूर फाइंड कर लेते हैं। दो इक्वेशन भी आता, दो अननोन भी आता, लेकिन वो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाता, क्योंकि दोनों इक्वेशन में f का भी कंपोनेंट होता और n का भी कंपोनेंट होता, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैंने ये वाला जो रेफरेंस एक्सिस है इसको चूज किया है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से आप Fs फाइंड कर लें और n फाइंड कर लें, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और n में क्या रिलेशन होता है, दैट Fs इज लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो इस रिलेशन का यूज करके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स n, आप पूरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन आ जाएगा कि v² इज लेस देन समथिंग, और वो समथिंग कुछ इस तरह का होगा, rg टाइम्स यहां पर आएगा साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा, कुछ इस तरह का आता है। मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सिंपल एक अलजेब्रा है, उसमें कोई नया फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ भी गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप 10,000 किलोमीटर जितना मन चाहे उतनी स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे घूमने लगे कि अब तो मैं दादा हूं, मुझे कौन रोकने वाला है। क्योंकि इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी तो लिमिट है ना। ये बोलेगा कि ठीक है मैं कुछ देर तक तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन अगर स्पीड को तुम 500 किलोमीटर पर आवर कर लोगे तो मैं भी क्या करूंगा, तुम्हें स्किड करने दूंगा कि जाओ स्किड कर। तो ये हुआ जब मेरा स्पीड इंक्रीज कर रहा है। जब स्पीड मेरा कम हो जा रहा है, व्हेन माय स्पीड इज लेस देन दैट ऑप्टिमल स्पीड, तो इसका ठीक उल्टा होगा, क्योंकि स्किडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो सारा इक्वेशन देखिए वही रहेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के इक्वेशन में तो कोई डिफरेंस होना नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाले इक्वेशन से आ रहा है, केवल इस वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, Fs की जगह यहां पर माइनस Fs आ जाएगा, और आप उसको सॉल्व कर लेंगे और ये वाला कंडीशन यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा कि जो आपका स्पीड है दैट शुड बी ग्रेटर देन सम लिमिट, तभी आपको ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्किडिंग से बचा पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक्ड रोड पर मूव कर रहे हैं तो ऑप्टिमल स्पीड तो आपका v0 है, उससे मूव कर सकते हैं, या v0 से कुछ कम जा सकते हैं, और v0 से कुछ ज्यादा एक लिमिट है, उस लिमिट तक भी जा सकते हैं। तो आपके पास एक बैंड ऑफ स्पीड आ जाता है। सपोज v0 मेरा 50 किलोमीटर पर आवर है, तो बैंकिंग होने से क्या हो रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर पे तो आपको कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 50 से 70 जा रहे हैं, 80 जा रहे हैं, तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आकर आपको स्किड होने से रोकेगा। लेकिन उसका भी एक लिमिट है, सपोज अपर लिमिट 80 है, तो अब 80 से ऊपर जाएंगे तो आप स्किडिंग करने लगेंगे। उसी तरह एक डाउनवर्ड लिमिट, एक लोअर लिमिट भी होता है कि आपका स्पीड मिनिमम 20 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 20 से भी नीचे आ जा रहे हैं, इसका मतलब ये इंक्लाइन सरफेस है, आप नीचे की ओर स्लाइड या नीचे की ओर स्किड करने लगेंगे। तो बैंकिंग का ये एक फायदा होता है कि आपको एक बैंड ऑफ स्पीड मिल जाता है, से 20 to 80 या 20 to 200 किलोमीटर पर आवर। जिस स्पीड में आप कहीं पर भी मूव करें तो स्किडिंग नहीं होगा, आपको स्किडिंग का कोई